नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। लखनऊ विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर लखनऊ के कथाकारों में प्रसिद्ध अखिलेश जी और उनकी कहानी। साथियों, हम सबको पता है कि कहानी कहाँ चल रही थी, फिर भी मैं पुनः आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि सहाय जी दिल्ली क्यों नहीं जाना चाहते हैं या क्यों दिल्ली जाने को तैयार नहीं थे। साथियों, हालांकि ऐसा नहीं था कि सहाय जी गाँव में रहने की धुन सवार हुई तभी दिल्ली से अरुचि मुखर हुई थी। साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कवि कुमार पंचरस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। साथियों, आज अखिलेश जी की कहानी का अगला भाग यानी अंक 3, क्यों दिल्ली जाने को राजी नहीं होते हैं, साथियों प्रस्तुत है। हालांकि ऐसा नहीं था कि जब सहाय जी गांव में जाने की धुन सवार हुई थी तभी दिल्ली से अरुचिकर मुखर हुई। पहले भी ये वहाँ जाते थे तो उनके दिल में शहर चिरैया कोट की सांकलें बजने लगती थी, जैसे उनको चिरैया कोट का नशा था। दरअसल यह शहर उनकी लीला भूमि थी। इसके जर्रे जर्रे का स्पर्श उनके पैरों में था। उनके रंध्रों में यहाँ वृक्ष की हवाएं थीं। आँखों में ढेर सारे अक्स कितने सारे दोस्त और दुश्मन भी थे यहाँ। कैसे इससे मुंह मोड़ कर कहीं चले जाते वहाँ, कैसे आखिर जाते, यह बात तो विचारणीय थी ना। लेकिन अब यह चिरैया कोट छोड़कर गांव जा रहे थे। चिन्मय के फोन पर फोन आ रहे थे। मंजीत और मनु का दबाव था, वह किसी भी सूरत में गांव ना जाए। वहाँ डॉक्टर बिजली और मनोरंजन का अभाव होता है, फिर भी कौशल्या सहित जा रहे थे। वह अचंभा कर रहा था, आखिर सहाय जी को क्या सूझा कि वह शहर छोड़कर जा रहे थे। चिरैया कोट ने उनको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया था। पूरे ठाट बाट का जीवन यहाँ जिया उन्होंने, फिर क्यों जा रहे थे। सहाय जी के पिता यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में बड़े बाबू थे और बेइंतहा पैसा कमाते थे। कहा जाता था कि वह चिरैया कोट के मोतीलाल नेहरू थे और सहाय जी जवाहरलाल नेहरू। जब सहाय जी लखनऊ में वकालत पढ़ने गए तो उनके पिता उन्हें मोटर खरीद कर दी थी, यानी मोटर गाड़ी 4 व्हीलर उन्हें खरीद करी थी। वहाँ शाम को दोस्तों को मोटर में बिठाकर हजरतगंज की सैर कराते थे। चिरैया कोट के लाल जवाहर नेहरू सहाय जी स्वयं वकील बने। वकालत के पेशे से उन्होंने काफ़ी दौलत जुटाई थी। कुछ लोगों का कहना था कि सहाय जी करोड़पति हैं। करोड़पति, सही सुना आपने, करोड़पति हैं। शहर में सहाय जी के खर्च करने को लेकर चर्चाएं हो रही थी। कहीं कहा जाता था कि सहाय जी जवानी के दिनों में फुर्सत के वक्त पतंग उड़ाया करते थे और उनकी पतंग में 10 रुपए का नोट चिपका होता था। उनकी पतंग कभी कटती नहीं थी। कुछ मौकों पर कटी तो उसे लूटने के लिए खून खच्चर तक हुए। पतंग को लेकर यह भी सुना जाता था कि अपनी एक दूर की भाभी से वह 100 रुपए की बाजी लगाकर पतंग लड़ाते थे। इन दूर की भाभी से उनकी पतंग लड़ती तो नजारा होता था। गोरी सुंदर नई नीली भाभी छम 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 बजती हुई, जब पायल बजती हुई छत पर पेच लड़ाती हैं तो इधर सहाय जी डोर बढ़ाते हैं। लोग अपनी छतों पर आकर या सड़क पर रुककर दोनों लड़वैयों को देखते थे। अंत में सहाय जी की पतंग कट जाती थी और नजारा होता था साथियों। सड़क पर रुककर कहूँ तो कटती हुई देखकर लोगों में आपस में लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। और जब सहाय जी की पतंग अंत में कट जाती थी तो उन्हें 100 रुपए देने होते थे। कई लोगों का एतबार था कि सहाय जी जानबूझकर हार जाते हैं ताकि 100 रुपए से भाभी की मदद हो, क्योंकि बड़ी भाभी गरीब थी। सहाय जी शौकीन के भी किस्से थे। शौकीन के भी अपने उनके किस्से थे। कहते हैं, बताते हैं कि किसी जमाने में उनके पास ढेर सारे मुल्कों के शराबों का संग्रह था। ज्यादातर बोतलें बड़ी पुरानी थी। हाँ, उनके घर का पका चावल पूरे मोहल्ले में महकता था। उनकी डाइनिंग टेबल पर फल, मेवे और टोकरियां पड़ी रहती थी। अब तो खैर उन्होंने बीमारी और अध्यात्म के चलते सब त्याग किया, लेकिन वह वक्त भी था जब मोजे इत्र से नहलाए जाते थे।
यहाँ उनके पास बेगम अख्तर, नूरजहां, बड़े गुलाम अली खां, ढेर सारे उनके पास रिकॉर्ड रखे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक शायर और एक सारंगी बंद और 3 रक्काशाओं को जैसे कई हुनरमंदों को गाढ़े में खासी इमदाद दी थी। उनकी इसी दान वृत्ति का परिणति थी उनके माँ पिता के नाम पर चलाई जाने वाली छात्रवृत्तियां वह शहर के में रचे बसे थे। शहर में उन्हें रचा बसा था। सभी संप्रदाय के लोग के बीच आत्मीयतापूर्ण आत्मगर्व था। जाने कितने मुसलमान उनके दोस्त थे। वो चिरैया कोट में अकेले हिंदू थे जो रमजान के महीने में एक दिन रोजा अफ्तार की दावत करते थे। ईद के दिन वह ऐसे उत्साहित रहते गोया खुद पक्के मुसलमान हैं। चिकन का कुर्ता पजामा पहनकर देर रात ईद मिलन करते। कई बार वह अपने कार में मुसलमान दोस्तों को बैठाकर ईद मिलने के लिए निकला कर। होली में सहायजी घर वाले आने वालों का पता बिल्कुल लगा ही रहता। कौशल्या के अनुसार एन होली के दिन 1000 गोझियां समाप्त हो जाती, जबकि आने वालों का सिलसिला अगले 15 दिनों तक चलता ही रहता। सहाय जी भी कौशल्या के साथ यहाँ लोगों के यहाँ होली मिलने जाते थे। होली ही नहीं, खुशी का और गम का भी कोई मौका हो वहाँ शरीक होते थे। उनके यहाँ आज तक कोई निमंत्रण ऐसा नहीं था जिसकी उपेक्षा की गई हो। चिरैया कोट में लोकप्रियता को देखकर एक राजनीतिक पार्टी के चुनाव में उन्होंने प्रत्याशी बनने की मंशा जाहिर की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि विधायक और सांसद हो गए तो कई दिनों तक वह चिरैया कोट उन्हें छोड़ना पड़ेगा और ऐसा कर पाना उनके लिए नामुमकिन था। लेकिन सहाय जी अब हमेशा के लिए चिरैया को छोड़कर गाँव जा रहे थे तो शहर अद्भुत था। इन दिनों चिरैया कोट के ढेर सारे घरों और लोगों के बीच यह प्रमुख चर्चा थी कि सहाय जी शहर छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, उनके इस प्रस्थान के कारण को लेकर आम सहमति नहीं थी। अटकलें लगाई जा रही थी, अलग अलग राय और अलग अलग अंदाजा लोगों था। मगर सहाय जी के अजीज दोस्त मकबूल साहब का अरमान सभी से जुदा था। उनका कहना था सहाय जी घबराहट की वजह से शहर से रुखसत हो रहे हैं। हाँ शहर में ताबड़तोड़ बंद रही दुकानें और घबराहट उन्हें होने लगी। उन्होंने मुझसे कई बार कही, यह बात इतनी दुकानों के बनने से चिरैया कोट बर्बाद हो जाएगा। सब जगह दुकानें ही दुकानें हो जाएंगी तो बच्चे कहाँ खेलेंगे और हम बूढ़ों लोगों के लिए सुबह शहर हम कहाँ करेंगे। हालांकि यह बात सही थी कि शहर में भयानक रफ्तार से दुकानों का निर्माण हो रहा था। गली सड़क हर जगह दुकानें बन रही थी। दुकानें घरों में दुकानें घुस गई थी। कई तो अपने घरों को तोड़कर दुकानें बनवा रहे थे। लेकिन सुनने वालों को मकबूल साहब की बात पर यकीन नहीं आ रहा। दुकानों को देखकर सहाय जी को घबराहट होने लगी। फिर मान लो घबराहट होती भी तो यह असंभव था कि दुकानों के कारण वो चिरैया कोट छोड़ रहे। एक दो को तो मकबूल साहब की बात पर हंसी आ गई। एक तबके की धारणा थी कि सहाय जी कोई बहुत ज्यादा नहीं कमाया था और चिन्मय की 2 चेक देने के बाद वह खाली हो गए और उनके पास यहाँ गुजारा करने के लायक पैसा ही नहीं था, इसलिए वह शहर छोड़कर जा रहे थे। हालांकि इस मान्यता के लोग बहुत कम थे। जो थे भी वह सहाय जी के बारे में बहुत कम जानते थे। अन्यथा उनको यह मालूम होना चाहिए था कि सहाय जी की आर्थिक हालत ऐसी गुजरी नहीं है। हाँ, एक मत के मुताबिक यह सहाय जी के चिरैया कोट त्याग के पीछे कोई गूढ़ कारण नहीं था। बात तो सिर्फ इतनी थी कि दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया था। हाँ, नहीं तो कोई बात थी। जिंदगी भर यहाँ बिताने के बाद मरने गांव जा रहे हैं जहाँ बुखार तक का इलाज करने के लिए डॉक्टर न मिलेगा। उनके मस्तिष्क में संतुलन बिगड़ने की वजह से यह दलीलें भी दी जा रही थी कि उनका मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ गया है। दिमाग सही होता तो वह जाने की सोचते, दिल्ली जाते बहू बेटे चिन्मय के पास। यह क्या गांव चले जा रहे थे? कौशल्या ने भी मसले पर गौर किया। नतीजे पर पहुंची थी कि गांव चलने के फैसले वजह से वह सहाय जी के स्वभाव में पिछले दिनों आए हुए बदलाव हैं। उनको बार बार लगता है कि सहाय जी एकाएक अनमने, बेचैन और मायूस न रहने लगे होते। बोलते बोलते खामोश हो जाते और चुप रहते रहते अचानक चौंक पड़ते।
लक्षण अन्य प्रकट हुए तो वह गांव चलने की बात भी न करते। हालांकि कौशल्या के पास दोनों के बीच कार्य और कारण संबंध स्थापित करने के ठोस मजबूत न थे। उनके अंतर्बोधों को ऐसा महसूस होता था। अंततः उन्हें इस बात पर विचार करना था, आखिर सहाय जी के स्वभाव में परिवर्तन क्यों हुए और कब हुए। काफी सोच विचार के बावजूद वह निश्चित राय नहीं बना सके। यह अनुमान के तौर पर दो भीतर घटनाओं का अक्स कौन। यहाँ सहायक जी काफी रात तक चिट्ठियां लिखते रहे, अखबार पढ़ते रहे। वह सोने के लिए उठकर चलते हुए लड़खड़ाकर गिर पड़ा। ज्यादा तेज नहीं गिरे, न ही सीढ़ियों पर गिरे, लेकिन मेज पर से टकरा गया और जख्म गहरा। जख्म डॉक्टर ने बताया कि बुढ़ापे में इस तरह लड़खड़ा कर गिर जाना कोई खास बात नहीं, कोई खासा बात नहीं। ज्यादा काम करने की वजह से उन्हें चक्कर आया और वह संभल इसलिए नहीं सके कि शरीर में पहले से ही जैसी शक्ति नहीं रही और फुर्ती और नियंत्रण कर पाने के सामर्थ्य नहीं रहे। डॉक्टरों ने उनको एक टॉनिक लिखकर जख्म की मरहम पट्टी कर दी थी। हाँ, लेकिन उनके घाव जल्दी सूखते नहीं, इसलिए उनको डायबिटीज क्योंकि इसलिए नहीं सूखते क्योंकि उनको डायबिटीज था। सहायक जी मत्थे पर जख्म लिए खोए खोए रहते और निराशा भरी बातें करते, कहते जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, अब हमें सामान समेटने की तैयारी करनी चाहिए। साथियों, सामान किस तरह के समेटने की बात करते हैं। सामान समेटने की तैयारी का अर्थ मौत को स्वीकार करने से ही हो सकता है, लेकिन कौशल्या का मानना था कि यह भी हो सकता है कि सामान समेटने का मतलब चिरैया को छोड़कर जाने से हो रहा हो। कौशल्या को जो दूसरी घटना महत्वपूर्ण लगती थी वह यह थी कि लगभग पूरा चिरैया कोट कर्फ्यू की चपेट में था। हिंदू मुसलमानों के बीच दंगा भड़क गया था, बम धमाके अभी भी हो रहे थे, लूटपाट और लाशों के खबरें मिल रही थी। यहाँ पहली ईद थी जिसमें सहायक जी मकबूल साहब दस्तरखान पर नहीं बैठे थे और अपने मुसलमान दोस्तों के बीच, बच्चों के बीच ईद को नहीं ईदी नहीं दे सकते थे। खौफनाक मंजर था। पुलिस की गश्त होती रहती, सिपाहियों का बूट को बहुत करीब सुनाई देती। तरह तरह की चीखें, जयघोष, नारी, मारकाट की आवाजें गूंज रही थी। छतों और गलियारों पर अफवाहों दौड़ रही थी। सहायक जी 3 दिन तक घर में पड़े रहे। चिन्मय, मंजीत और मनु बेइंतहा याद आ रही थी उन्हें। दंगा रफ्तार और यहाँ रफ्तार रक्तपात हो रहा था। यहाँ चिरैया कोट में जो हो रहा था, मैं बार बार दिल्ली में फ़ोन करके चिन्मय की सबकी खैरियत पूछ रहे थे। सहायक और कौशल्या में यह डर बैठ गया था कि यदि उन्हें कुछ हो जाए तो कौन उनकी मदद के लिए आएगा। यही सब सोचकर एक रात दोनों कांपने लगे। इस संयोग से कहा जाए कि वे कांप रहे हैं और बिजली चली गई, इसे संयोग ही कहा जाए। और कमरे में एकांत अंधेरा और डर था। साहिब जी ने करवट ली और कौशल्या के पास आ गए। उनके चेहरे को हथेलियों में लेकर अंधकार में न जाने वे क्या देखते हैं और फिर फुसफुसाए, कौशल्या कौशल्या। वह बिस्तर पर कौशल्या से लगभग 1 दशक बाद बोले थे। उन्होंने अब दोबारा कहा कौशल्या। वह अपना गाल उनके वक्ष पर रख दिया और अंधेरे के कारण पता नहीं चल पा रहा था सहायक जी डरे हुए या कामोद्दीप्त है। शायद उनमें दोनों ही उद्वेग थे और डर से बचने के लिए कामोद्दीप्त भी हो रहे थे। वह कौशल्या को निर्वस्त्र करने लगे, खुद भी वैसे ही होने लगे। बाजुओं में भरा, होठों के मुंह पर रखा। कौशल्या की दाढ़ हिल गई और 2 दांत टूटने के निकट आ गए। वह दर्द से कराह रही थी। बिजली आ गई। रोशनी में बूढ़े शरीर घृणास्पद लग रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को घृणा से देखा और अपने को भी घृणा से देखा। कौशल्या को याद आया कि सहायक जी के स्वभाव में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई लगा है। वह मुखर नहीं हुआ था। इसी बीच बुखार की गिरफ्त में आ गए। तेज बुखार रहने लगा। हमेशा मस्तक सन्न सन्न करता रहता और उजाले में अंधेरे में सब डूबा रहा। आंख सहायक जी की आंखें मुझ जाती और चेतना जैसे अतल गहराइयों में डूबने लगती। ऐसा होता था तब उनको लगता कि वह मर गए या मर रहे हैं। इस स्थिति में विचित्र बात यह होती कि बचपन में माता पिता, गांव, मरे हुए लोग उन्हें दिखने लगे थे। पुरानी बातें, पुराने लोग याद आते। माँ बाप तो कब के मर चुके थे सहायक जी के, लेकिन उनको कभी कभी इधर महसूस होता कि माँ चारपाई पर बैठी हैं, पिता जोर जोर से श्लोक पढ़ रहे। कभी लगता कि चाचा कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि मरने तक हिंदुस्तान में टीवी का प्रचलन था ही नहीं चाचा के।
सहायक जी कभी कभी एहसास सहायक जी को कभी कभी ऐसा एहसास भी होता था कि परिवार के मरे हुए लोग आसमान से उनको पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। तब उनकी गिगी बन जाती और उनको भयानक चेहरे वाले लोग दिखाई देने लगते। बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े लंबे नाखून, काले भयानक राक्षसों जैसे चेहरे चमकते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगते। वह अर्ध चेतना में ही मानो गिगियाने लगते और पसीने से तरबतर हो जाते। बुखार के चरम क्षणों में वह जीवितों में उन्हें सिर्फ चाची दिखाई देती और उन्हीं की याद भी आती। चाची गांव के 26 मकान में अकेली रह रही थी। शायद जी 12 साल बड़ी थी। किसी भी दिन परलोक सिधार सकती थी। सहायक जी को स्मरण होता कि चाची के गांव में मकान में दुल्हन बनकर आई थी और कितने लोग इकट्ठा होते थे। 26 कमरों का भरा पूरा मकान। साथियों, अब आगे की चर्चा अगले वीडियो में। साथियों, मिलते हैं चौथे अंक में। कहानी जल डमरू मध्य साथियों बहुत कुछ महसूस कराती है और संवाद आपस में बात करने को मजबूर कर देते हैं। पाठक को लेखक ने यहाँ अच्छी शब्द शक्ति के साथ जोड़ा है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। जल डमरू मध्य अंक चौथा। बने रहे रचनात्मक हिंदी सबसे अलग के साथ।